नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। कल की क्लास से हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था। एक नई यूनिट, नई सीरीज आपके लिए स्टार्ट की गई यूजीसी नेट 2025 को टारगेट करते हुए। यहाँ पर हमने 10th यूनिट को कंप्लीट करवा दिया था। अब इसके बाद तो 10वीं यूनिट कंप्लीट कराने के बाद अब इसकी फर्स्ट यूनिट जो जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो एक लास्ट क्लास के अंदर हमने इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन टॉपिक था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसे कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर हम इसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, जिसमें आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और आपका प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल डिप्ट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वैगनर द्वारा प्रस्तावित महाद्वीप का नाम क्या था? तो ये आपका 2025 में लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट प्रपोज्ड बाय द अल्फ्रेड वैगनर? तो यहां पर समझना कि जो हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सुपर कॉन्टिनेंट है उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में ये माना गया था कि पूरी जो हमारी पृथ्वी है वो एक लैंड पार्ट में स्थित थी, और इस लैंड पार्ट को किस नाम से जाना जाता था? इस पूरे लैंड बॉडी स्ट्रक्चर को बेटा कहा जाता था पेंजिया। तो ये पूरे का पूरा जो लैंड मास था, इस लैंड मास को किस नाम से जाना जाता है? पेंजिया के नाम से जाना जाता था। और इस पेंजिया के सराउंडेड जो वाटर बॉडीज थी, तो इसके चारों तरफ जो जलीय भाग भरा हुआ था, एक पानी का क्षेत्र भरा हुआ था, तो इस पूरे जलीय भाग को एक नाम दिया गया था पेंथा लासा। तो इन्होंने पूरा दो तरीके से डिवाइड किया था, एक आपका स्थल का भाग और एक आपका जली भाग। तो इसको पेंजिया और इसको क्या कहा जाता था? पेंथा लासा। क्लियर हो गया? तो ये पेंजिया और पेंथा लासा के बारे में याद रखेंगे। आगे जाकर इन फ्यूचर में जब ये पेंजिया डिवाइड होगा, यानी कि पेंजिया जब ये टू पार्ट में ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो जो ऊपर का पार्ट है दोस्तों, ये जो ऊपर का पार्ट है इसको बाद में अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड। ये आगे जाके होगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो जाएगा। और बीच में जो सी ओपन होगा, इसके बीच में जो सी ओपन होगा बाद में, तो ये मेन पेंजिया था। तो पेंजिया से पेंथालासा जो सी ओपन होगा यहाँ पर, उसको क्या कहते थे? टेथिस सागर का नाम दिया गया। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे वैगनर के। तो ये आपका लॉरेंशिया, अंगारा लैंड को ही लॉरेंशिया के नाम से जाना जाता है। ये आपका लॉरेंशिया का बेल्ट है, ये गोंडवाना लैंड का बेल्ट हो गया, ये पेंथालासा। और पहले ये पूरा का पूरा पेंजिया था। पेंजिया आपका टू पार्ट में डिवाइड होगा। जो नॉर्थ वाला पार्ट है वो लॉरेंशिया या अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड। फिर इसमें भी विभाजन होगा। ये विभाजन लगभग कार्बोनिफेरस के समय में हमें मिल जाता है। लेकिन जो सुपर कॉन्टिनेंट टर्म है, याद रखना यहाँ पर जो सुपर कॉन्टिनेंट टर्म है, इस शब्द का सबसे पहले जो इस शब्द का जो यूज था, ये हॉफमैन के द्वारा किया गया था। तो सुपर कॉन्टिनेंट जो शब्द है वो हॉफमैन ने दिया था, और इस सुपर कॉन्टिनेंट को पेंजिया जो नाम मिलता वो वैगनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? ग्लेशियल डिलाइट पूरा जलवायु और महाद्वीपियों के प्रवाह के भी स्पष्ट प्रदान करता है। गोंडवाना प्रकार के तलछटों की समानता दर्शाती है कि भूभाग के इतिहास समान था। वैगनर का मानना था कि ध्रुव प्लायतन बल के कारण महाद्वीपों का प्रवाह हुआ है। देखो यहाँ पर एक चीज और समझ लेना, ये जो पूरे का पूरा डिवीजन इन्होंने बताया कि ये ऊपर की ओर गया, ये नीचे की ओर, इसके लिए इन्होंने एक ज्वारीय बल को यहाँ पर टारगेट किया था। तो इन्होंने कहा कि ये सब जो चीजें हुई हैं ये एक टाइडल फोर्स के कारण हुआ। किसके कारण? टाइडल फोर्स के कारण। तो इस ऑप्शन में और कुछ समझ में ना आए, लेकिन हमें यह समझ में आ जाता है कि ये कोई ध्रुवीय प्लायन बल के कारण नहीं, बल्कि एक टाइडल फोर्स के कारण हुआ था। यहाँ पर क्या लगा था? एक टाइडल फोर्स लगा था। तो इस हिसाब से ये जो थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जो थर्ड स्टेटमेंट आ रहा है, ये आपका क्या हो सकता है? गलत भी हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि क्या पूछा, अच्छा सही पूछा जा रहा है। तो 1 2 3
तो ध्रुव प्लाइन फोर्स को तो ये टाइडल फोर्स से ही रिलेटेड हो सकता है आपका। जो ध्रुव पोलर फ्लिंग का मतलब हो गया कि जो देखो नाम अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ, ये नॉर्थ पोल की ओर जा रहा है, ये साउथ पोल की, इसलिए इसको पोलर फ्लिंग फोर्स भी कह सकते हो। तो ये थर्ड स्टेटमेंट आपका सही हो सकता है। तो थर्ड सही है और सेकंड तो आपका बिल्कुल सही होगा। तो थर्ड सही है, सेकंड सही है, तो फर्स्ट भी सही है। तो आप इसमें सभी आंसर लगा लेना, ऑल ऑफ दीज, कि सारे ही ऑप्शन क्या यहां पर सही होंगे। ठीक है। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विभाजन कब हुआ था? अकॉर्डिंग टू वैगनर, व्हेन डिड ब्रेक द पेंजिया? तो जो पूरे का पूरा पेंजिया था ये किस काल में दो पार्ट में डिवाइड हुआ था? नॉर्थ में और साउथ में। तो ये नॉर्थ और साउथ में डिवाइड होता है, इसको अंगारा लैंड नाम दिया गया और इसको गोंडवाना। और ये जो प्रोसेस हुई थी ये किस काल में हुई थी? अभी मैं आपको बता चुका था, ये प्रोसेस आपकी कार्बोनीफेरस काल में होती है। तो कार्बोनीफेरस काल यानी कि कार्बन का जो काल है वो आपका यही माना जाता है। तो इसका सही आंसर आएगा कार्बोनीफेरस काल में क्या होगा, पेंजिया टू पार्ट में स्प्लिट कर जाएंगे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन क्या है? वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार टर्शियरी युग में उत्तरी ध्रुव कहां पर स्थित है? ये सब देखोगे लेटेस्ट क्वेश्चन है, नए पूछे गए क्वेश्चन है। तो वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के आधार पर जो नॉर्थ पोल है वो कहां पर स्थित था? तो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 100 पश्चिमी देशांतर। तो इसका ए आंसर आप लगा लेंगे। तो ज्यादा तो देखो कमजोर तो पास का तो नहीं आएगा लैटिट्यूड, ये पोल के पास में हमें जाना होगा। तो पोल अभी 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री से मिनिमम कितना ले सकते हैं? जो मिनिमम होगा वो आपका 51 डिग्री तक ले सकते हैं। वैगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार कौन सा एक प्रमाण सिद्धांत के पक्ष में नहीं है? ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। अभी तक हमने 2025 के क्वेश्चन देखे थे, ये आपका 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, 1 मिनट में मैं बैक कर रहा हूँ क्लास। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुकना। चलो हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी विच इज द फ्लोइंग इज द नॉट एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी। तो कौन से एविडेंस है जो वैगनर की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते? उत्तरी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका में कार्बोनीफेरस का हिमानीकरण के परिणाम, अटलांटिक में दोनों तटों में भूवैज्ञानिक समानताएं, साम्य स्थापना, आइसोस्टैटिक कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ग्लोसोसेप्टिक वनस्पति का भारत, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वितरण। तो कौन सा प्रमाण है जो इसको स्पष्ट नहीं करता? तो पहली चीज देखेंगे कि यहां पर जो दिया हुआ उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका। अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात देखो, अगर आपको मैप की नॉलेज है, अगर आपको बेटा मैप आता है तो आप एक मैप में चीज देखेंगे कि जो नॉर्थ अमेरिका है, देखो मैप की अगर नॉलेज है तो ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन निकल आते हैं कि जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है हमारा, और इसी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के पास जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, इसी के नीचे आपको साउथ अमेरिका मिल जाता है। और साउथ अमेरिका के इस साइड अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको बेटा कौन सा कॉन्टिनेंट मिलेगा? अफ्रीका मिल जाएगा इस साइड। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तटों की समानता किसके साथ मिलती? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका का जितना भाग ये अंदर धसा हुआ उतना ये बाहर निकला हुआ, तो इसके अंदर सिमिलरिटी, इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो दिया हुआ है ये नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका की सिमिलरिटी इसको दिखा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। साउथ अमेरिका के तटों में सिमिलरिटी मिल सकती है। तो इसलिए जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये हमारा गलत होगा और यही हमारा आंसर भी बन जाएगा, क्योंकि एक ही पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है, तो ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जानते हैं कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वैगनर महोदय के द्वारा दिया गया। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन, देखो यहां पर याद रखना कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये कौन थे? एक जलवायु वेत्ता के साथ साथ एक भूगर्भ शास्त्री थे
और ये जर्मनी के रहने वाले। तो दो चीजें याद रखना, ये एक तो भूवेत्ता थे, मेन ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, बाद में इन्होंने भौगोलिक चीजों पर कार्य किया, और दूसरा ये आपके जर्मनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था ये पहले 1912 में दिया था, और इसका विवेचन बाद में 1915 से 1920 के बीच में हुआ था। ठीक है, बाकी की कहानी आप सारी जानते ही हैं, वो आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। अगला क्वेश्चन क्या, भूसन्नति सिद्धांत, चतुष्फलक सिद्धांत, स्थिर तरंग सिद्धांत और अवतलन सिद्धांत। ये कुछ और भी सिद्धांत आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो अब आप यहां से पूछा जा रहा है कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो आपका भूसन्नति सिद्धांत है, तो भूसन्नति सिद्धांत एक कोबर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के तहत जो हुआ था, तो भूसन्नति सिद्धांत में महाद्वीपों की या पर्वतों की, तो पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था किसमें, महाद्वीपीय सिद्धांत के अंदर, यानी कि सॉरी, भूसन्नति सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, पर्वतों की व्याख्या करता है। चतुष्फलक जो सिद्धांत है ये लोथियन ग्रीन के द्वारा दिया गया था, जो महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो 3 और 4 तो आपके मैच करते हैं, तो ऑप्शन में जाएंगे तो 3 4 आपको दो जगह मिलेंगे, ये दो ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, तो 3 4 2 1 और 3 4 1 2। तो स्थिर तरंग जो सिद्धांत है ये आपकी ज्वार से संबंधित है, और जो अवतरण सिद्धांत है ये आपका परवालों से संबंधित है। तो 3 4 1 2, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 4 1 और 2, यानी कि हमारा जो सही आंसर आएगा वो सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आप आंसर क्या लगा सकते हैं, इसमें सी लगा सकते हैं। ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से, चतुष्फलक सिद्धांत महाद्वीप से, स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार से, अवतरण सिद्धांत प्रवाल भित्तियों से जुड़ा हुआ है। हु वस्ट फर्स्ट सजेस्ट द यूरोप अफ्रीका अमेरिका वर वंस ज्वाइंड। तो किसने ये सबसे पहले सजेस्ट किया था कि लगभग जो यूरोप अफ्रीका और अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यानी कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट है वो जुड़े हुए थे। तो ये वैगनर का कॉन्सेप्ट मिलता है, जिन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट को एक पेंजिया में बताया था। लेकिन वैगनर के सिद्धांत से पहले, वैगनर के सिद्धांत से पहले जाएंगे तो इस सिद्धांत के बारे में सबसे पहले अब्राहम ऑर्टेलियस ने दिया था। तो इस सिद्धांत के वैगनर से पहले सिद्धांत के बारे में जो बताया था वो अब्राहम के द्वारा बताया गया था। तो यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं, अटलांटिक महासागर की तटरेखा आकृति को ध्यान में रखते हुए महासागरों के दोनों तरफ की समानता का वैज्ञानिक दक्षिणी अमेरिका, ये सारी चीजें होगी। तो इतिहास के अभिलेखों से पता चलता है कि 1596 में एक डच मानचित्रवेत्ता थे अब्राहम ऑर्टेलियस ने सर्वप्रथम इसकी संभावना व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलिग्रा भी एक मानचित्र बनाया था जिसमें 3 होते, ये पहला मानचित्र याद रखना, एंटोनियो पेलिग्रानी पहला मानचित्र था। और जर्मन अल्फ्रेड वैगनर ने बाद में क्या दिया था, 1912 में जाकर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो याद रखना, कोई भी व्यक्ति अगर अपना सिद्धांत लेकर आता तो उस सिद्धांत के पीछे का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो उसको, जैसे आज हम कोई स्टडी करते हो तो हमें कुछ एविडेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसी तरीके से वैगनर को भी बहुत सारे एविडेंस की जरूरत पड़ी होगी, जिस आधार पर उन्होंने उसकी स्टडी की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानी प्रकरण नियंत्रण सिद्धांत, संबंध सिद्धांत, तरंग सिद्धांत और तापीय चक्र सिद्धांत, तो ये किन चीजों से जुड़े हुए हैं उनको समझे जरा। ये पूछा जा रहा है कि इज नॉट करेक्ट, तो कौन सा सिद्धांत यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। तो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत ये महासागर कोरल रीफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कन्वेक्शनल सिद्धांत जो आपका चक्रवात से जुड़ा होता है, ये भी ठीक है। स्थिर तरंग सिद्धांत जो स्टैंडिंग वेव थ्योरी है, जो ज्वार भाटे से संबंधित नहीं है। ज्वार भाटे से आपका जो ज्वारीय बल सिद्धांत आता है वो संबंधित है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ये भूपटल की आकृतियों से जुड़ा हुआ है स्थिर तरंग सिद्धांत, होम्स के द्वारा दिया गया था, ये लिखा हुआ देखो। तो आर्थर होम्स ने समन्वित तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1928-29 में भूपटल की आकृतियों की उपत्तियों से दिया हुआ था। वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज मेनली propounded टू एक्सप्लेन विच ऑफ द फ्लोइंग। तो वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित
किया गया है। क्वेश्चन क्या है, आंसर देखें तो हिमयुग और हिमनदीय संचलन, समुद्री तटों और हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृति और महासागर तल का वितरण, विश्व के प्रमुख जलवायु परिवर्तन। तो ये क्वेश्चन किस संदर्भ में दिया गया था, बताइए जल्दी। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, केवल ए बी, केवल बी सी, केवल सी और डी, केवल ए और डी। तो इसमें देखेंगे कि जो ये पूरे का पूरा सिद्धांत है आपका, तो हिमयुग या हिमनदी संचलन से थोड़ा डाउट है इसमें अभी। समुद्री तटों और हिमनद के भूवैज्ञानिक सिद्धांता, ये तो बिल्कुल सही हो सकता है, ये तो इसके लिए बना ही था। उसके अलावा भू आकृति एवं महासागर तल का वितरण, विश्व के प्रमुख जलवायु परिवर्तन, क्योंकि जो वैगनर थे ये आपके क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और विश्व के जलवायु परिवर्तन की ही ये सबसे पहले व्याख्या कर रहे थे। तो विश्व के महाद्वीपों में जो जलवायु समानता और भिन्नताएं, उनके ऊपर इनका अध्ययन था। लेकिन उस अध्ययन को करते करते ये भूवैज्ञानिक चीजों का भी अध्ययन में पहुंच गए। तो इसका मतलब डी तो आपका सही होगा। तो जिसमें डी दिया वो रख लेते, तीनों में डी दिया तो इसको हटा देते हैं, और हमारा बी भी सही होगा, जिसमें बी दिया उसको रख लेते हैं। तो इसमें बी दिया है, इसमें नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया, तो ये भी हटा लेते। तो ऑप्शन केवल बचेगा आपका कौन सा, बी और डी। तो बी और डी आपका बिल्कुल बेटा सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन का, इन विच ऑफ द जूलॉजिकल एरा डिड द डिवीजन ऑफ द पेंजियम बीइंग अकॉर्डिंग टू द वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे कि किस काल में वैगनर के जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पेंजिया का विभाजन हुआ था। तो ये विभाजन आपको किस काल में मिलता है, कार्बोनीफेरस काल के अंदर मिलता है। और जो भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती है वो आपको इसी कार्बोनी निक्षेप के, कार्बोनी का मतलब ही होता है कार्बन का निक्षेप, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आंकलन, दक्षिणी अमेरिका के मध्य भूवैज्ञानिक समानता संबंधी नई खोज, पूरा चुंबकीय संबंधी सिद्धांत, सागर तल के प्रसरण का सिद्धांत। तो ये क्या है, तो इनमें सारी ही बातें सही हैं। तो ये सारी ही चीजों को यहाँ पर एविडेंस को क्लियर करता है। तो डी आंसर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप एक बार पढ़ लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज नॉट प्रेजेंट आ एविडेंस बाय द वैगनर, कौन सा वैगनर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है। तो वैगनर ने सबसे पहले जो है जिक्सॉ फिट का सिद्धांत तो इन्होंने दिया था, और पैलियो जो लॉजिकल एविडेंस थे उसको भी दिया था। पूरा जलवायु, तो देखो क्लाइमेट का तो इनका आएगा ही आएगा क्योंकि ये खुद एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। तो डी आ जाएगा। जो लेमिंग जीव है उनके ऊपर इनका कोई भी, मतलब इनका कोई भी जो ये पूरे का पूरा सिद्धांत था वो किसी भी इस चीज पर आधारित नहीं था कि लुप्त हुए जीवों के बारे में पता लगा। वो केवल फॉसिल्स की समानताओं के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, जलवायु को आधार बनाकर। वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लॉरेशिया और गोंडवाना के मध्य कौन सा सागर था। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पूरे का पूरा जो लैंड मास था वो आपका एक खंड में स्थित था जिसको पेंजिया कहा जाता था। कार्बोनीफेरस के अंदर क्या होगा, तो जब कार्बोनीफेरस की बात करेंगे तो ये पेंजिया आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, लॉरेंशिया। तो ऊपर वाले पार्ट को लॉरेंशिया या अंगारा लैंड भी कहा जाता है, अंगारा लैंड। और नीचे वाले पार्ट को बेटा नाम क्या दिया गया था, तो इसको नाम दिया गया था गोंडवाना लैंड। तो ये जो सागर था इनके बीच में, ये तो इसके सराउंडेड जो सागर था उसको तो नाम दिया था हमने पेंथालासा। तो ये पेंथालासा सागर था पूरे का पूरा चारों तरफ। लेकिन जब ये दोनों अलग हो जाएंगे तो पेंथालासा का पानी इसके बीच में आ जाएगा। जब पानी इसके बीच में आएगा तो बेटा इसको नाम क्या दिया जाएगा, तो इसको टेथिस सागर का नाम दिया जाएगा। तो जो क्षेत्र इसके बीच में आएगा उसको क्या नाम दिया जाएगा, टेथिस सागर का नाम दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, हु स्टार्ट द प्रेजेंट की ऑफ द पास्ट। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो ये हट्टन के द्वारा दिया गया कथन है कि वर्तमान भूत की कुंजी है। तो ये कथन किसका है, हट्टन महोदय के द्वारा दिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन क्या उसको देखें जरा। चतुष्फलक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, समन्वय धारा सिद्धांत और पर्वत निर्माण सिद्धांत। और ये निर्माणकर्ताओं के नाम भी दिए हुए हैं। तो वैगनर के बारे में हम अच्छे से जानते हैं और कोबर के बारे में हम जानते हैं। तो कोबर ने दिया था भू सन्नति सिद्धांत
और भूसन्नति सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? पर्वतों की। तो पर्वतों की व्याख्या के लिए कोबर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? भूसन्नति सिद्धांत। तो भूसन्नति सिद्धांत पर्वतों की व्याख्या करता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो वैगनर ने जो दिया था वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, जो आपकी महाद्वीपों की व्याख्या करता है। तो महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। क्लियर? तो ये दो ऑप्शन तो सही है। इसके अलावा लूथियन ग्रीन का जो सिद्धांत है, तो लूथियन ग्रीन ने जो दिया था वो एक टेड्रा हेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर इन्होंने बना के दिया था। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया था, इसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलक, जिसके 4 फलक हो। तो वो चतुष्फलक सिद्धांत भी कहीं ना कहीं आपका किससे जुड़ा हुआ है? लूथियन ग्रीन की सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये भी कहीं ना कहीं महाद्वीपों की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अब बचता है आपका संबंध सिद्धांत। ये आपका होम्स के द्वारा दिया गया था, जिसमें आपका विशाल जो इसका स्थल भूखंड थे उनके बारे में व्याख्या की गई थी। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? तो सही आंसर क्या निकल कर आएगा? तो चतुष्फलक सिद्धांत का हो जाएगा सबसे पहले 3, और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का हो जाएगा 4, और करंट का हो जाएगा फर्स्ट और 3। तो 3 4 फर्स्ट 2, तो 3 4 फर्स्ट 2, 3 4, तो पहले का हो जाएगा 3, इसका 4, इसका फर्स्ट और इसका 2। तो 3 4 फर्स्ट 2 ए ऑप्शन में दिया हुआ। तो बेटा सही आंसर क्या निकल कर आएगा? हमारा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबके नाम मैंने लिख दिए आपके लिए। किसने उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकी एवं एंडीज उत्तर दक्षिण स्थिति को अपने बहाव विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया था? तो ये जो सिद्धांत दिया गया था, ये सबसे पहले जो सिद्धांत है, तो वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन। देखो, विस्थापन सिद्धांत की जब हम बात करेंगे, जब भी बेटा आपसे विस्थापन सिद्धांत पूछा जाता है, तो विस्थापन सिद्धांत 2 लोगों का आता है। एक तो टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है, एक वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है। तो टेलर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंदर ही क्या किया था? पर्वतों की उत्पत्ति को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये टेलर का सिद्धांत के अनुसार आएगा। एंडीज रॉकी वगैरह के बारे में बताया था इन्होंने। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी था? तो इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इसकी उत्पत्ति के लिए कौन से बल की व्याख्या की थी? तो बी बॉम्बे, यानी कि इन्होंने टाइडल फोर्स के बारे, इसलिए इनकी आलोचना भी की गई। तो इसी फोर्स के कारण इनकी बाद में आलोचना भी की गई कि एक छोटा सा टाइडल फोर्स, एक छोटा सा टाइडल पोल इतने बड़े विशाल भूखंड, यानी कि पेंजिया जैसे विशाल भूखंड को किस तरीके से तोड़ सकता है। टाइडल फोर्स। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सपोर्ट द एविडेंस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? तो कौन सा कॉन्टिनेंट को सपोर्ट नहीं करता है? तो पूरा तापीय संकुचन, तो थर्मल कंस्ट्रक्शन इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? बी बॉम्बे इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर लगा लेना आप इसका, बी बॉम्बे। तो ज्वारी बल यहां पर संकुचन सिद्धांत काम नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत स्थित है वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा गहरा सागर समुद्र था। यानी कि पहले जो जिस जगह पर आज हम टैथी सागर की बात कर रहे हैं, उसी एक मिनट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो जहां पर
वर्तमान में जहां हिमालय पर्वत श्रेणी है वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा गहरा सागर था। पिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई, जिससे भूचलों के कारण अल्पाइन मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। यानी कि यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं कि इनका यह कहना था कि जो आज आप हिमालय की स्थिति देखते हैं, तो जो यहाँ पर आज आप देखेंगे तो जो पेंजिया का विभाजन हुआ था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो सागर था वो तैतीस सागर था। और बाद में जब इनका भी विभाजन होता है तो जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट के नीचे आ जाती है आपकी इंडो प्लेट और इसके बीच में आ जाता है फिर 33 सागर। तो यहाँ पर जो है वो 33 सी आ जाता है। और 33 सी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जब 33 सी आ जाएगा तो जब ये प्रेशर यहाँ पर दोनों प्लेटों का जब अभिसरण होता है तो अभिसरण से ही यहाँ पर किसकी उत्पत्ति होती है, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए आपके दोनों स्टेटमेंट सही हैं और पहला दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्लियर हो गया यहां तक। तो पहला स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट की सही। अगला क्वेश्चन देखें, अल्फ्रेड वैगनर महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो अल्फ्रेड जो वैगनर थे इनका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे। यहां पर यह पूछा गया है कि जो वैगनर थे 1912 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। जो जर्मनी के रहने वाले थे उनकी मेन जो पृष्ठभूमि थी, यानी कि उनका जो मेन सब्जेक्ट था, जो स्टडी थी, वो कौन थे। क्या ये एक भूवैज्ञानिक थे, एक मौसम वैज्ञानिक थे। तो देखो इन दोनों में से आंसर आ सकता है कि ये एक भूवैज्ञानिक थे या एक मौसम वैज्ञानिक थे। तो इनकी जो मेन पृष्ठभूमि थी, जो मेन सब्जेक्ट था, वो मौसम विज्ञानी था। बाद में इन्होंने जोलॉजिस्ट के रूप में वर्क किया था। तो मेन इनकी जो पृष्ठभूमि थी वो मौसम विज्ञानी थी, जर्मनी के ये रहने वाले थे। हु अमाउंट द फ्लोइंग द फर्स्ट प्रपोज्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग 1960। तो 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो सिद्धांत था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो समुद्र नितल जो प्रसार की बात आती है तो ये प्रसार का जो व्याख्या थी ये हैरी हेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, हैरी हेस। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आएगी उसके अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग आपको मिल जाएगा। तो सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की जो संभावना है वो किसने दी थी, हैरी हेस के द्वारा दी गई थी। प्लेट टेक्टोनिक में पढ़ेंगे जाकर। कौन सा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण है। तो ये पक्ष वाले क्वेश्चन हमने काफी कर लिए कि कौन सा पक्ष में प्रमाण है या कौन सा पक्ष में प्रमाण नहीं है। जिग्सॉ फिट, ट्रांसकरेंट फॉल्ट, फॉसिल्स इन द डिफरेंट रीजन्स, कन्वेक्शन इन मीट। तो जिग्सॉ फिट तो है ही है, तो फर्स्ट तो हमें रखना ही पड़ेगा। तो इसमें ए दिया, सब में ये दिया। ट्रांसपरेंट फॉल्ट, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, मेटल में संबंध, कन्वेक्शन इन मेटल। तो ये आंसर नहीं होगा। तो संबंध जो सिद्धांत है ये आपका आगे जाकर जो है ये आपका जुड़ेगा। जो संवहन के आधार पर महाद्वीपों के विस्थापन की व्याख्या की थी वो हैरी हेस के द्वारा की गई थी। वैगनर ने इनके बारे में नहीं बताया था। तो डी जिसमें दिया वो हटा देते हैं। तो यहां पर डी दिया हुआ है और यहां पर भी। तो ये ऑप्शन तुम्हारे एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचेगा ए और सी और ए और बी। तो जीवाश्म तो आएगा ही आएगा क्योंकि इन्होंने फॉसिल्स के आधार पर ही महाद्वीपों के, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट के बीच में फॉसिल्स के समानता की बात की थी। तो यहाँ पर ए और सी हम आंसर कर सकते हैं। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्या आंसर लगाएंगे, ए और सी। तो यानी कि फर्स्ट आंसर अपन लगा सकते हैं, ए और सी बिल्कुल सही। महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति में चतुष्फलक सिद्धांत का संबंध किससे। देखो ये चतुष्फलक सिद्धांत ये लुथियन ग्रीन का है। तो इस सिद्धांत के आधार पर भी महाद्वीपों की उत्पत्ति की व्याख्या का प्रयास किया गया था लुथियन ग्रीन। तो लुथियन ग्रीन ने कुछ इस तरीके का एक सिद्धांत दिया था जिसको टेट्राहेड्रल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो लुथियन ग्रीन ने इस तरीके का एक सिद्धांत बनाया था जिसको क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल का मतलब होता है इसमें 4 फलक है। पहला फलक ये है, दूसरा फलक ये हो गया, तीसरा फलक ये हो गया, चौथा इसके बैक साइड होगा। चौथा जो होगा वो इसके बैक साइड में होगा जो हमें सामान्यतः दिखाई, मतलब ये इस तरीके का एक बॉक्स बनाएंगे जो ऊपर से चपटा हो। एक फलक इसके ऊपर होगा,
एक फलक इस साइड होगा, एक फलक इस साइड, और एक मतलब 3 फलकें होंगी साइड में। त्रिकोण टाइप का बनेगा, 3 फलकों का बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। 3 फलक, एक दो और एक बैक साइड और एक ऊपर की साइड, तो 4 फलकों से ये बनेगा। तो इनका ये कहना था कि जो ये समतल फलक है यहां पर आपके बनेंगे महासागर, और इनके जो उठे हुए भाग हैं यहां पर, ये जो उठे हुए भाग हैं, इन उठे हुए भागों पर, इन उठे हुए भागों पर निर्माण होगा किसका? महाद्वीपों का। ठीक है, तो ये कहां पर कौन सा महाद्वीप बना था ये फिर आगे की कहानी हो जाएगी। तो अभी केवल इतना याद रख ले कि जो टेट्राहेड्रल के द्वारा महाद्वीपों के विस्थापन की व्याख्या की थी वो लोथियन ग्रीन महोदय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट। तो अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक आपको फॉरेस्ट चार्ल्स होपगुड के द्वारा मिलेगी। तो ये बुक किसकी है? चार्ल्स हेपगुड की मिलती है। क्लियर? तो ये नाम याद रखेंगे चार्ल्स हेपगुड का, ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। द अर्थ शिफ्टिंग क्रस्ट चार्ल्स हेपगुड ने लिखी थी। बाकी तो वैगनर के बारे में बताया कि इसको जरूरत नहीं है पढ़ने की। द सेडिमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल इमरजेंस आर कॉल्ड। तो महाद्वीपीय उद्वाद के जो अवसाद है उनको क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी, एपियो, एपी कॉन्टिनेंटल, खारे पानी के, तो इसको एपी कॉन्टिनेंटल यानी कि भूजात। भूजात मतलब होता है समुद्र के अंदर गहराई में पाए जाने वाले सेडिमेंट्स को क्या कहा जाता है? भूजात के नाम से जाना जाता है। जैसे तैतीस सागर के अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स क्या हुए थे? धीरे धीरे जमा हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशियन। तो यहां तक जो क्वेश्चन थे बेटा ये आपके सारे के सारे वैगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के क्वेश्चन थे। अब वैगनर के बाद जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वो आता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पहला क्वेश्चन है 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्टोनिक प्लेट इज नॉट लोकेटेड इन पैसिफिक ओशियन। तो याद रखना कि जो 7 बड़ी प्लेटें हैं, तो विश्व में कितनी प्लेट आती हैं? 7 बड़ी प्लेट के साथ 20 आपको छोटी प्लेटों के नाम भी याद रखने होते हैं। तो एक बार आप मैप से या आपके पास जो भी नोट्स हैं उस नोट्स से पूरी की पूरी 7 प्लेट और उन 7 प्लेटों के साथ 20 छोटी प्लेटों के नाम भी आपको याद होने, कम से कम इतना करना होगा। जैसे कैरोलिना प्लेट दिया हुआ है, जोंडी फूका प्लेट दिया, नस्का प्लेट दिया, स्कोटिया प्लेट दिया हुआ है। क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सी प्लेट प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। यहां पर मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं। तो जब भी प्रशांत महासागर की बात करेंगे तो ये पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन है इस साइड भी, और पैसिफिक ओशियन आपको इस साइड भी मिलेगा। जैसे यहाँ पर कुछ प्लेटों की बारे में देखेंगे तो आपको दिखेंगी छोटी प्लेटें। तो ये पैसिफिक प्लेट के साथ एक छोटी सी प्लेट दिख रही है आपको, फिलीपींस प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट का बात है। इधर आपको नजका प्लेट दिख रही जो एक बहुत बड़ी प्लेट है। यहाँ पर आप देखेंगे कोकोस प्लेट दिख रही है, और इधर देखेंगे तो आपको जोंडी फूका प्लेट दिख रही है। तो ये प्लेटें किससे? पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन में क्या पूछा था? तो कैरोलिना प्लेट, जोंडी फूका, तो जोंडी फूका तो आपका आंसर आएगा नहीं। नजका प्लेट भी आंसर नहीं। अब आता है स्कोटिया प्लेट और कैरोलिना प्लेट। स्कोटिया प्लेट को भी अगर आप देखोगे तो इसी के नीचे यहां पर आपको क्या मिलती? स्कोटिया प्लेट मिल जाती है। कैरोलिना प्लेट आपका इसी साइड में आपको इंडियन ओशियन के आसपास के क्षेत्रों में मिलती है। तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो स्कोटिया आएगा, क्योंकि स्कोटिया प्लेट साउथ अमेरिका के दक्षिण में एटलांटिक ओशियन का पार्ट है। किसके साथ जुड़ी हुई है? एटलांटिक ओशियन में, ये पैसिफिक ओशियन में नहीं मिलेगी। कैरोलिना प्लेट आपको इसी साइड छोटी मोटी प्लेट है, कैरोलिना वो मिल जाएगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा स्कोटिया प्लेट। तो ये तीनों तो आंसर नहीं आएंगे, तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो ये तीनों प्लेटें आपकी पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है, ये प्लेट आपकी एटलांटिक ओशियन से रिलेटेड है। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये लिखा हुआ देखो, कैरोलिना प्लेट को बिस्मार्क प्लेट भी कहा जाता है जो पैसिफिक में, जोंडी फूका अलास्का के पास हमने देखा था, नजका प्लेट दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, और स्कोटिया प्लेट अमेरिका के दक्षिण पूर्व में, यानी कि ये अटलांटिक महासागर का पार्ट है। हेलेनिक प्लेट स्थित है अलास्का के आसपास, नॉर्वे के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास, या कैलिफोर्निया। तो मैंने कहा है ऐसे 20 से भी ज्यादा छोटी प्लेटें हैं। तो जो हेलिक प्लेट है ये आपको पैसिफिक ओशियन के रीजन के आसपास मिल जाती है, यानी कि ये जो पैसिफिक ओशियन है
ये पैसिफिक ओशियन आपको कहाँ मिलता है? तो ये जो पैसिफिक ओशियन दिया हुआ ये वाला, सॉरी मेडिटेरेनियन सी था ना ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या था हमारा, एक मिनट देख लें, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की जो स्थिति है, ये आपको पूरे का पूरा जो सी मिलेगा बेटा यहाँ पर, तो इस पूरे सी को कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी। तो इसी मेडिटेरेनियन के सी से जुड़ी हुई एक छोटी सी प्लेट है आपकी, जिसको क्या नाम दिया जाता है? तो जिसको नाम दिया जाता है आपका हेलेंकी प्लेट। तो ये जो हेलनिक प्लेट है, ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द कन्वर्जेंट बाउंड्री बिटवीन द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट? तो कौन सा एग्जाम्पल आपका महाद्वीपीय प्लेटों के बारे में दिया हुआ है? तो महासागरी प्लेट और महाद्वीपीय प्लेटों के अभिसारी संचलन। देखो यहां पर एक चीज को समझ लेना, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद इसका क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अभिसारी संचलन की बात करें, यहां पर अगर हम बात करें अभिसारी संचलन की, तो अभिसारी संचलन का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती, ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाता है? अभिसारी संचलन के नाम से जाना जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाता है। और इसमें जब भी होता, तो जब ये प्लेटें टकराएंगी तो इनके किनारे टूटेंगे, इसलिए इसको विनाशात्मक प्लेट भी बोला जाता है। तो ये जो किनारा होता है वो कैसा होता है? विनाशात्मक प्लेट किनारा होता है। अब यहां पर जो किनारा है ये तीन तरीके से बनता है, यानी कि इस किनारे के तीन ऑप्शन बनते हैं। पहला तरीका होता है कि दोनों प्लेटों के, यानी कि एक प्लेट आपकी जो हो वो महाद्वीप हो और दूसरी प्लेट का किनारा भी महाद्वीप हो। तो महाद्वीप महाद्वीप प्लेट के अंदर हो सकता है कि महाद्वीप प्लेट हो और उसके साथ एक प्लेट का किनारा जो हो वो महासागर हो, ये ऑप्शन भी हो सकता है। और हो सकता है कि एक प्लेट महासागर हो और दूसरी प्लेट भी आपकी महासागर हो। तो यानी कि जब दोनों प्लेटों के किनारे महासागरी हो, दोनों प्लेटों के किनारे महाद्वीपी हो और एक प्लेट का किनारा महाद्वीप और एक प्लेट का किनारा महासागरी हो, तो तीन तरीके का कन्वर्जेंट मोमेंट बनता है। तो यहां पर लिखा है कि महासागरीय और महाद्वीपी प्लेटों के टकराने से किसकी उत्पत्ति हुई होगी? तो यहां पर जो सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा वो आपको का उदाहरण है एंडीज, अफ्रीका, सैन्य एंड मध्य अटलांटिक कटक। देखो याद रखना, जब भी कटक वगैरह बनते हैं तो कटक हमेशा कन्वर्जेंट से बनते हैं, सॉरी डाइवर्जेंट से बनते हैं। किससे बनते हैं? डाइवर्जेंट से हमेशा कटकों का निर्माण होता है। तो हमेशा किससे होगा? डाइवर्जेंट से कटकों का निर्माण होगा। ठीक है। अब सोन एंड्रियास जो फॉल्ट दिया हुआ, तो सोन एंड्रियास जो फॉल्ट बना हुआ है, ये दो प्लेटों के आपस में फ्रिक्शन के कारण बना हुआ है, यानी कि यहाँ पर फॉल्टिंग की प्रोसेस होती है। अब पूर्वी अफ्रीका की जो रिफ्ट वैली है, तो ये तो वैसे ही आंसर नहीं आएगा, तो बचेगा आपका केवल, ये भी याद रखना रिफ्ट वैली भी ज्यादातर डाइवर्जेंट से बनती है। पर्वत जब भी बनेगा वो कन्वर्जेंट से बनेगा। तो यहाँ पर जो एंडीज माउंटेन है आपका, तो यहाँ पर जब भी आप एंडीज माउंटेन को पढ़ोगे तो कहाँ पर एंडीज है? तो यहाँ पर आप जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट मिलेगा आपको, और नॉर्थ अमेरिका के नीचे ही लगा हुआ है आपका कौन सा? साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका आपको यहाँ पर अलास्का का बेल्ट मिल जाएगा। ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका से जुड़ा हुआ कौन सा है? साउथ अमेरिका। तो इसी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तटों पर, तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक पूरी की पूरी माउंटेन रेंज है जिसको पश्चिमी कार्डिलेरा कहते हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो रेंज मिलती है वो रॉकी। और उसी तरीके से साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर विश्व की सबसे लंबी रेंज मिलती है जिसको कहा जाता है एंडीज पर्वत। अब जब भी याद रखना कि ये इस तरीके के पर्वत बनते हैं, वर्ल्ड के सबसे फोल्डेड माउंटेन है वो प्लेटों के कन्वर्जेंट से ही बनते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है वो भी प्लेटों के कन्वर्जेंट से बना हुआ है। तो जब भी प्लेटों का कन्वर्जेंट होगा तो यहाँ पर आपकी जो प्लेट है ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और इसको कहा जाता है साउथ अमेरिकन प्लेट। तो और इस साइड से जो प्लेट आती है वो आपकी पैसिफिक प्लेट है। तो रॉकी पर्वत की जो उत्पत्ति है वो प्रशांत प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट के टकराने से हुई है। यहां पर जो उत्पत्ति है वो प्लेट आती है आपकी साउथ अमेरिकन, और साउथ अमेरिकन प्लेट और सॉरी साउथ पैसिफिक प्लेट, ये भी पैसिफिक प्लेट है, ये नॉर्थ पैसिफिक है और ये साउथ पैसिफिक है। तो पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के टकराने से हुई, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना,
यहाँ पर एक प्लेट और मिलती है छोटी, जिसको नजका प्लेट के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है इसको? नजका प्लेट। तो जब ये प्लेट आती है तो यहाँ पर नजका प्लेट का भी ऑप्शन मिलता है कि इसकी जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति है यहाँ पर वो नजका प्लेट के साथ है। अगर नजका नहीं है तो यहाँ तो ऑप्शन हम साउथ पैसिफिक प्लेट लगाएंगे, यहाँ पे नजका प्लेट आएंगे, और इस साइड जो आएगी वो एंडीज पर्वत ही आएगा। उसी तरीके से आप एशिया में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको हिमालय मिलता है, तो हर जगह एक पर्वत आपको बेटा मिलेगा। तो हिमालय पर्वत किन प्लेटों के बीच में? ऊपर आपकी कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो ऊपर आपको यूरेशियन प्लेट मिलेगी, और यूरेशियन प्लेट के नीचे जो प्लेट मिलती है वो इंडो प्लेट मिलती है। तो इंडो प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से किसकी उत्पत्ति हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति है। तो विश्व के ज्यादातर जो पर्वत हैं वो आपके महाद्वीपीय प्लेटों के प्लेटों के बस अंतर ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो प्लेट बनी है ये कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल मार्जिन से बनी, यानी कि दोनों प्लेटों के जो किनारे महाद्वीपी हैं। लेकिन इस सेक्शन में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का जो मार्जिन है वो कॉन्टिनेंटल है, साउथ अमेरिका का मार्जिन भी कॉन्टिनेंटल है। लेकिन इस साइड जो मार्जिन है ये ओशनिक है, और इस साइड का मार्जिन भी कैसा है? ओशनिक है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? महाद्वीप, सागरी और महाद्वीपीय। तो उसमें आपके रॉकी और एंडीज में कोई भी आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। ये भी 2025 में पूछा गया, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है 2025 में। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत सागर तल के प्रसार की अवधारणा पर आधारित था। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो थ्योरी है वही क्या बताती है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बताती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्लेट टेक्टोनिक जुड़ा हुआ है। प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो सकता है। मैकेंजी पार्कर 1967 में यूलर के ज्यामितीय प्रमेय के आधार पर प्लेट की गति की व्याख्या की थी। तो विल्सन के द्वारा सबसे पहले प्लेट टर्म का यूज किया गया था। हैरी एस ने फिर इसका सिद्धांत दिया था। फिर इसमें मैकेंजी, पार्कर, होम्स जैसे कई लोग आते हैं जो इस सिद्धांत को आगे एक्सप्लेन करते हैं या आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि 4 आंसर लगा लेंगे तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर सही है। प्लेटें दर भूखंड के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से खिसकती हैं। तो प्लेट का संबंध ही क्या होता है? जब भी हम प्लेट की बात करते हैं तो प्लेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्रस्ट वाला पार्ट है, मैंने क्रस्ट, अब देखो कल जो हमने क्लास की थी मैंने कहा था कि ये आपका एक बेसिक टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसमें हम क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर के बारे में जान जाते हैं। अगर वहां पर जान जाते हैं तो यहां पर दिक्कत नहीं आती है। तो ये पार्ट बेटा कहलाता है क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? आपका मेंटल। और मेंटल के नीचे का पार्ट क्या कहलाता है? कोर। क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है ये आप जानते हैं कि एक लिक्विड स्टेज के अंदर मिलता है, बाकी आपका सॉलिड स्टेज में मिलता है। क्रस्ट के नीचे का जो टॉप लेयर है, यहाँ पर जो ऊपर का भाग होता है, ये भी आपका सॉलिड टाइप का ही होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपर रिजिड मेंटल। तो ये पूरे का पूरा जो सॉलिड पार्ट है, इस सॉलिड पार्ट को बोला जाता है लिथोस्फेयर। और जो मेंटल है ये 2 पार्ट में आता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल वाले पार्ट को बोला जाता है एस्थेनोस्फेयर। तो ऊपर का लिथोस्फीयर यानी कि पूरे का पूरा जो क्रस्ट है, और अपर रिजिड मेंटल है ये आपका लिथोस्फीयर, उसके नीचे एस्थेनोस्फीयर। और यही एस्थेनोस्फीयर के अंदर होता है आपका मैग्मा चैम्बर। और इसी मैग्मा चैम्बर में उठने वाली कन्वेक्शनल करंट के कारण हमारे क्रस्ट में यानी कि प्लेट में गति पैदा होती है। तो प्लेट का जो संबंध है बेटा यहाँ पर, तो प्लेट का जो संबंध है वो आपका किससे होता है? तो इसी लिथोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर के छोटे या बड़े टुकड़ों को ही प्लेट कहा जाता है, और ये प्लेट एस्थेनोस्फीयर के ऊपर मूवमेंट करता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है, प्लेट दृढ़ भूखंड के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप से गति करता है, तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है आपका। तो पहला स्टेटमेंट हम मान लेंगे कि ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है? प्लेट विवर्तन की अवधारणा के साथ प्लेटें खिसकती हैं, केवल महाद्वीप नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी टेक्टोनिक इंटायर प्लेट मूव, नॉट जस्ट ओनली कॉन्टिनेंट। तो केवल ऐसा नहीं कि जैसे हम नॉर्थ अमेरिका प्लेट पढ़ रहे तो केवल नॉर्थ अमेरिका खिसक रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका के प्लेट के खिसकने का मतलब है कि उसमें नॉर्थ अमेरिका
और आधा अटलांटिक ओशियन ये पूरा मूवमेंट करेगा। क्लियर हो गया? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो फोर्थ आंसर लगा लेंगे, तो थर्ड लगा लेंगे, ए और दोनों सही है। तो थर्ड आंसर आ जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन सब बहुत अच्छे पूछे गए, सारे के सारे क्वेश्चन देखोगे लेटेस्ट 2025 के असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और लेटेस्ट आपके क्वेश्चन है, नए तरीके के क्वेश्चन है। ये भी आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का है। तो इसमें पहला कथन दिया, प्लेटों के अभिसरण मंडल में भूप्रपट्टी की क्षति होती है। यानी कि जब भी कन्वर्जेंट मूवमेंट होता है, दो तरीके के मूवमेंट होते हैं, कन्वर्जेंट और मूवमेंट। जब भी कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट का मतलब है दोनों प्लेटें टकराएंगी, और टकराएंगी तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। यानी कि यहां पर बाउंड्री का क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए हम जब भी कन्वर्जेंट मूवमेंट आता है उसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन में काउंट करते हैं। तो पहला कथन तो आपका सही है। कारण क्या कह रहा है? भारी प्लेटों का अवशेषण बेनियोफ मंडल के अंदर होता है। यानी कि जो हैवियर प्लेट है या मोर डेंस जो प्लेट होती है, तो मोर डेंस प्लेट क्या करती है? कम डेंस प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है। जैसे मान लो ये दो प्लेटें हैं, तो अगर ये प्लेट इस दिशा में जा रही है और इधर से ये प्लेट आ रही है, ये दोनों प्लेटें अगर एक दूसरे की दिशा में जा रही, मान लो इसकी डेंसिटी वो ज्यादा है, तो ये प्लेट क्या होगी? यहां से नीचे की ओर डेंस कर जाएगी और ये प्लेट इसके ऊपर चली जाएगी। तो ये प्लेट आगे बढ़ेगी और ऐसे करके नीचे चली जाएगी, और इसी जगह को बोलते हैं बेनियोफ जोन, यानी कि सबडक्शन जोन। जिस जगह पर प्लेट ऐसे सबडक्ट करेगी उसी को क्या बोलते हैं? सबडक्शन जोन। तो हमेशा ज्यादा डेंस प्लेट क्या करेगी? सबडक्ट करेगी। लाइट प्लेट क्या होगी? उसके ऊपर आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट और कथा दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट पहले की अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा। According to the plate tectonic theory, in which of the flowing does convergent not occur? तो कहां पर कन्वर्जेंट नहीं हो रहा है? तो प्लेट विवर्तनी के अनुसार किसमें अभिसरण नहीं होता है? अभिसरण का मतलब होगा प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। दो महाद्वीपीय प्लेटों का, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी अभिसरण होगा, जब भी अभिसारी संचलन होता है, तो अभिसारी संचलन के तीन ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से तीन ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है कि कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल। दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्टिनेंटल ओशियन और कॉन्टिनेंटल ओशियन। यानी कि एक प्लेट आपकी कॉन्टिनेंटल हो और एक दूसरी प्लेट भी कॉन्टिनेंटल हो, एक प्लेट कॉन्टिनेंटल हो, दूसरी प्लेट ओशनिक हो, एक प्लेट ओशनिक हो, दूसरी प्लेट ओशनिक हो। तो तीन ऑप्शन होते हैं। तो दो महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण, यानी कि कन्वर्जेंट बिटवीन टू कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो आपका C+C वाला कर रहा है। यहाँ पर दोनों प्लेटों के जो मार्जिन है वो कैसे हैं? कॉन्टिनेंटल। तो ये स्टेटमेंट सही है। दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण, तो ओशनिक प्लेट, यानी कि ये O+O वाले फॉर्मूले की बात कर रहा है, तो ये फॉर्मूला भी हमारा सही है। एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट का, यानी कि एक कॉन्टिनेंटल और एक ओशनिक, तो तीन ही तरीके के अभिसरण यहां पर हैरी हेस के द्वारा बताए गए थे कि अभिसारी संचलन में तीन ऑप्शन हो सकते हैं, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल ओशियन एंड ओशनिक ओशियन। तो यहां पर लिखा है कि दो महाद्वीप और दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। तो दो प्लेटें नहीं होती, हमेशा एक प्लेट आती है, या दोनों प्लेटें आपकी एक साथ आएगा। तो ये आंसर थोड़ा सा ऊट पटांग सा लग रहा है, तो आप हाल फिलहाल के लिए डी आंसर सही कर सकते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नजका प्लेट स्थित है, तो अभी हम देख चुके थे कि नजका प्लेट की जो स्थिति है वो साउथ अमेरिका, तो जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको जो मिलती है वो कौन सी प्लेट है? तो यहां पर आपको नजका प्लेट की स्थिति मिल जाती है। यहां पर क्या मिलती है आपको? नजका प्लेट। तो नजका प्लेट कहां हो सकती है? तो इस साइड जो ओशियन है वो प्रशांत है, इस साइड जो है वो प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर के इस साइड आ रहा है वो उत्तरी अमेरिका है या उत्तरी अमेरिकन प्लेट है। तो ये किसके बीच में हो सकता है? तो अपन ऑप्शन से देखते हैं बेटा सही आंसर क्या आ सकता है। मध्य अमेरिका एवं अटलांटिक प्लेट के मध्य, तो ये तो आएगा नहीं, तो अटलांटिक प्लेट से इसका कोई लेना देना नहीं। उत्तरी अमेरिका एवं प्रशांत प्लेट, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं, ये साउथ अमेरिका आना चाहिए। एशियाटिक प्लेट एंड पैसिफिक, तो एशियाटिक प्लेट और पैसिफिक तो अलग साइड में मिलती है, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो ये साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में बन रहा है, तो डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये एक तरीके का जो संचलन होता है इनके बीच में जो संचलन होता है वो अभिसारी ही माना जाता है,
और ये एक तरीके का अभिसारी संचलन है यहाँ पर। इसी अभिसारी संचलन के कारण यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये दिया हुआ आपका नजका प्लेट जो हम देख रहे थे वो यहां पर आपको मिल जाती, कोकोस यहां पर मिलेगी, नजका यहां पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिसइंटीग्रेशंस इज रिलेटेड टू द जियोक्लिनिकल कॉन्सेप्ट? कौन सा विखंडन भूसंतति कल्पना से जुड़ा हुआ नहीं है? जल्दी बताएं इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें ये जो संबंधित सिद्धांत था, कौन भूखंड के सिद्धांती, तो ये हॉल एंड डायना का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, इसको डिस्क्रिप्शन में दिया है, पढ़ लें। रिफ्ट घाटी परिणाम है, तो रिफ्ट घाटी का फॉर्मेशन यानी कि रिफ्ट वैली यानी कि फॉर्मेशंस किस तरीके के होते हैं। देखो, जब भी हम प्लेट विवर्तनिकी की बात करते हैं, तो प्लेट विवर्तनिकी की जब बात की जाएगी तो विवर्तनिकी का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। तो विवर्तनिकी की जो मेन डेफिनेशन होती है वो बेटा क्या होती है, मूवमेंट। तो विवर्तनिकी को हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट। और मूवमेंट आपका दो तरीके का होता है, एक मूवमेंट होगा जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा और एक मूवमेंट होगा जो आपका वर्टिकल फॉर्म में होगा। तो मूवमेंट आपका बेटा कितने तरीके से होता है, दो तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा और एक वर्टिकल मूवमेंट होगा। जब भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आपके इस तरीके के मूवमेंट होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये होता है हॉरिजॉन्टल में, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, तीसरा ऑप्शन होता है कि प्लेटें एक दूसरे से आसपास जा रही, यानी कि पहला जो मूवमेंट है इसको अभिसारी बोला जाता है, इसको अपसारी बोला जाता है और इसको समानांतर बोला जाता है। तो इस तरीके के तीन ऑप्शन होते हैं। वर्टिकल मूवमेंट में होता है या तो प्लेट इस तरीके से ऊपर जाएगी या फिर यानी कि जमीन का हिस्सा ना तो ऊपर उठेगा या फिर नीचे धस जाएगा। इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल मूवमेंट। तो यहां पर क्या है कि जो फॉल्ट वगैरह बनते हैं, जो फॉल्ट वगैरह का यहाँ फॉर्मेशन होता है, ये वर्टिकल अप एंड डाउन के कारण होता है। तो ये भी एक तरीके की आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज का ही पार्ट होता है। तो भ्रंश जो घाटियां होती है वो इसी टेक्टोनिक का ही एक पार्ट मानी जाती हैं। तो यहां पर सही आंसर आप क्या लगा लेंगे, भ्रंशन सही लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। सॉन एंड्रियास फॉल्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ। तो सॉन एंड्रियास फॉल्ट आपको कहां पर मिलेगा, उसको एक बार मैं मैप में दिखा रहा हूं आपको, यहां पर देखें। तो सॉन एंड्रियास जो फॉल्ट है बेटा कहां पर मिलता है, तो ये यूएसए के इस साइड, तो यूएसए के इस तट पर आपको मिल जाता है सॉन एंड्रियास फॉल्ट। ये मतलब यहां पर बना हुआ है ये फॉल्ट। ये फॉल्ट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कोकोस प्लेट के बीच में बना हुआ है, क्योंकि यहां पर जो प्लेट है ये इस डायरेक्शन में जाती है और ये इस डायरेक्शन में जाती है। तो दोनों के बीच में एक समानांतर संचलन यानी कि एक ट्रांसफॉर्म जो मोमेंट है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सही आंसर हम क्या लगा लेंगे, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का आंसर आएगा, क्योंकि यहां पर जो पोजीशन हमें दिखती है वो आपकी इस तरीके से फ्रिक्शन दिखता है। तो ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एक एग्जांपल है सान एंड्रियास फॉल्ट। क्लियर हो गया यहां तक? अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, 37 के बाद देखते हैं। अभिसरण क्षेत्र वह प्रक्रिया जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे खिसक जाती है, यानी कि जब भी कन्वर्जेंट मोमेंट होता है तो कन्वर्जेंट में हमेशा क्या होगा, दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, अधिक घनत्व वाली प्लेट कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है, इसको कहते हैं सबडक्शन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता है। दूसरा दिया, अभिसरण क्षेत्र के किनारे समुद्र अधः स्थल में फैलाव अधिक प्रबल हो जाता है, यानी कि जब भी कन्वर्जेंट होगा, तो जब भी कन्वर्जेंट मोमेंट होगा द सी फ्लोर स्प्रेडिंग बिकम स्ट्रॉन्गर। तो कन्वर्जेंट में कभी भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं होती बल्कि लॉसेस होते हैं। डाइवर्जेंट में सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होना चाहिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, तो सी आंसर लगा लेंगे। कथन ए सत्य है और दूसरा कथन क्या यहां पर गलत है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किसके उद्भव एवं अवस्थिति की व्याख्या करता नहीं करता, यह जरूर याद रखना, किसकी व्याख्या में सहायता नहीं करता। तो ये पर्वतों के निर्माण में, समुद्र के अचलन, भूकंप के बारे में बताता है। यहां पर भी भूकंप दिया है, ये भी बताएगा। ठीक है, जलवायु के बारे में भी ये बताता है, भूकंप पर्वत के द्वारा भी ये बताता है और भूकंप के द्वारा भी बता रहा है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं आएगा। तो इसका संबंध आपका
सी से नहीं है, यानी कि इसका संबंध आपका समुद्री धाराएं या क्लाइमेटिक क्षेत्रों से नहीं है। क्लाइमेट के द्वारा जो समझाया था वो वैगनर ने एक्सप्लेन किया था, हैरियस ने नहीं किया था। तो क्या कह रहा है, कौन सा नहीं है, तो सी नहीं है। तो यहां पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है तो केवल सी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, केवल सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहां पर कुछ प्लेट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहां पर आपको उन प्लेट्स के एग्जाम्पल्स को क्लियर करना है। जैसे नजका प्लेट है, तो नजका प्लेट अभी हम देख चुके थे कि जो नजका प्लेट है ये साउथ अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है। तो नजका प्लेट को पहले ढूंढते हैं, तो कैरिबियन और प्रशांत के बीच में, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के बीच में, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये मैच कर गया। स्कोटिया प्लेट हम देख चुके थे कि जो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में ये मिलेगी, अटलांटिक ओशियन से होगी। तो प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के बीच में, दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, ये सही है। तो साउथ अमेरिका प्लेट के साउथ में ये आपको मिलेगा, तो इसका मैच कर जाएगा 4। तो 2 4, ए का 2 बी का 4, तो ए का 2 और बी का 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं आ रहा है। स्कोटिया प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, कैरिबियन प्रशांत, प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच में, तो इससे तो मुझे लग रहा है गड़बड़ ये ऑप्शन आ रहा है। तो और देखते हैं, ज्वांडी फूका जानते हैं कि ये ज्वांडी फूका जो प्लेट है ये नॉर्थ अमेरिका प्लेट के पश्चिम में, यानी कि प्रशांत प्लेट से जुड़ी हुई है। तो ये प्रशांत और उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच में मिल जाएगी। तो यहां पर आपका बी का 3 मैच करेगा। ऑप्शन में अब कोकोस प्लेट की बात करेंगे, तो कोकोस प्लेट में आपको एक बार मैप में देखते हैं इसको क्या है इसके बारे में। देखो कोकोस प्लेट यहां पर दी हुई है, जोंडी फूका ये दिया नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक के बीच में आ रहा है जोंडी फूका। कोकोस प्लेट नॉर्थ साउथ अमेरिका और इसके बीच में आएगा नजका, यहाँ पर स्कोटिया हमने सही लगाया था, साउथ अमेरिका के दक्षिण पूर्व में। यहाँ आपका ये अटलांटिक ओशियन आंसर आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं, मैच भी नहीं कर रहे हैं सही तरीके से। फिर भी कोशिश करते हैं मैच करने की कि इसका सही आंसर क्या निकल सकता है। तो एक का 2 आ रहा है, एक का 2 किसमें दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है एक का 2, तो ये 3 आंसर हम कर सकते हैं। एक का 2 तो सही है। कैरिबियन और प्रशांत के बीच में, कैरिबियन एंड पैसिफिक, ये आंसर भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बहुत इन्होंने कंफ्यूजन कर दिए हैं। ये एक ही ऑप्शन है वो दो दो जगह लग सकता है। तो यहाँ पर जो कोकोस प्लेट है, ये कोकोस प्लेट है पूरी की पूरी। तो कोकोस प्लेट को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो इस साइड आपका कैरिबियन सी है, तो कैरिबियन और पैसिफिक के बीच में ये आ जाएगी। ये कैरिबियन प्लेट है, यहाँ पर देखो ये कैरिबियन प्लेट है, और इसके बाद कोकोस प्लेट है, इसके बाद तो कैरिबियन, कोकोस और पैसिफिक। तो ये कोकोस से अपन सॉल्व करके देखते हैं, कोकोस से शायद आपका ऑप्शन सही बन जाए। एक बार दोबारा से इसको इरेज करके देखते हैं क्या सही ऑप्शन बनता है। तो कोकोस को पहले क्लियर कर लेते हैं। तो कोकोस जो प्लेट है, कोकोस जो प्लेट है वो कैरिबियन और प्रशांत के बीच में, तो यहां से ऑप्शन मैच कर लेते हो। तो सी का 1 अगर हम जाएंगे, तो सी के 1 में यहां पर आपको बेटा सी का 1 दिया हुआ है, और यहां पर आपका सी का 1 एक ही जगह दिया हुआ है, यहीं पर दिया हुआ सी का 1। तो ये आंसर आपका हो सकता है। इस हिसाब से ए का 2 होना चाहिए, यानी कि नजका प्लेट दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत के बीच में आ सकती है, ये भी चलो मान लेते सही हो सकता है। और बी का 3 होना चाहिए, स्कोटिया प्लेट प्रशांत और उत्तरी अमेरिका के बीच में, ये सही है। और जोंडी फूका प्लेट दक्षिणी अमेरिका प्लेट के दक्षिण में, तो डी का 4। तो ये मिसमैच कर रहा, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शंस में गड़बड़ है। तो इसके ऑप्शंस कहीं ना कहीं गड़बड़ दिए हुए हैं, तो इसको अपन सही मैच करेंगे। तो ये आपका यहां से, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा था। तो इसको अपन, ये वाला कोकोस प्लेट तो ये सही है, तो ये आपका सी का हम 1 रखेंगे, तो सी का 1 आएगा। नजका प्लेट आप जो है दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण में करेंगे, यहां पर नजका प्लेट लगाएंगे। और जॉन्डी फूका ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका, तो ये आपका डी का 3 आएगा। तो डी का अपन क्या लगाएंगे, तो डी का 3 लगाएंगे। तो सी का 1, सॉरी, और ए का क्या यूज करेंगे, ए का 4 यूज करेंगे। तो ए का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा,
डी का 3 हो जाएगा और बी का जो है वो 2 हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में स्कॉटिया प्लेट। तो ये बी का 1 लगा लेंगे, बी का 2। तो ए का 4 किसी भी ऑप्शन में दिया नहीं है तो इसलिए मैंने मैच करके दिखा दिया, ये गड़बड़ दिया था ऑप्शन कहीं ना कहीं। जावा आइलैंड इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्टोनिक प्लेट। तो जावा जो द्वीप है ये किस टेक्टोनिक प्लेट के बीच में दिया हो सकता है? यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिलीपींस प्लेट और पैसिफिक प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट से तो ये संबंधित नहीं होगा, इंडो ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, फिलीपींस हो सकता है, पैसिफिक हो सकता है। तो जावा जो प्लेट है इसमें आप पैसिफिक ऑप्शन लगा सकते हैं क्योंकि ये नजदीक का आंसर आ जाएगा। या इसमें फिलीपींस या पैसिफिक देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें ये क्लोज का आ रहा है तो आप इसको जावा के पास में जो फिलीपींस प्लेट मिलेगी तो यहाँ इसको पैसिफिक लगा लो, डी आंसर कर लो इसका पैसिफिक। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेसिस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो कौन सा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का पार्ट नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट अ बेस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी? पैलियो मैग्नेटिज्म, सागर नितल, प्रागैतिहासिक वैश्विक जलवायु, ध्रुवों का घूर्णन। तो पोलर वेदरिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो डी आंसर आपका सीधा सीधा आ जाएगा। तो डी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक कर लेना थोड़ा सा, ये मैं स्टार बना दे रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा देख लेना। इसमें फिलीपींस या पैसिफिक में इंडो को की बीच में फंसा हुआ है, बिल्कुल ये क्लोज है बहुत ज्यादा। एक बार मैप से देखोगे तो शायद क्लियर हो जाए। प्लेट शब्द का सबसे पहले तो मैं बता चुका था कि प्लेट शब्द जो सबसे पहले है ये टूजो विल्सन के द्वारा दिया गया था। फिर बाद में इसको हैरी एस ने 1912 में इसको एक्सप्लेन किया, फिर उसमें मैकेंजी पार्कर वगैरह जुड़ते हैं। द बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अमंग द हिमालय इज विच टाइप ऑफ द बाउंड्री। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि बाउंड्री द प्लेट अमंग द हिमालय विच टाइप ऑफ बाउंड्री। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ऊपर यूरेशियन प्लेट है, या इस तरीके से बना लो, ये यूरेशियन प्लेट है जो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है और इसी यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करती है आपकी आकर कौन सी प्लेट? इंडो प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब कोलाइड करती है तो इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर क्या होता है? हिमालय की उत्पत्ति होती है। लेकिन इंडो प्लेट का जो मार्जिन है ये भी आपका कॉन्टिनेंटल है और इस प्लेट का मार्जिन भी क्या है? कॉन्टिनेंटल है। यानी कि ये जो कन्वर्जेंट हुआ है ये महाद्वीप और महाद्वीपी प्लेट के बीच में होगा। तो पहला ही ऑप्शन दिया है महाद्वीपीय महाद्वीपी प्लेट के बीच में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो कौन सा डाइवर्जेंट बाउंड्री का एग्जांपल नहीं? डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। तो ये पूरे मैप में अगर आप देखोगे इंडिया प्लेट एवं अंटार्कटिका, जो इंडिया है आज हमारा, तो ये इंडिया के नीचे यहां पर आपको अंटार्कटिका मिलेगा, इंडियन ओशियन के नीचे। तो इंडो प्लेट जब यहां से दूर जाती है तो इंडो प्लेट जब ऊपर की ओर जाएगी तो ये प्लेट यहीं पर है, लेकिन कहीं ना कहीं दूर जा रही है, तो ये आपका एक डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल होगा। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा। नजका प्लेट और प्रशांत प्लेट की सीमा मध्य अटलांटिक कटक। तो ये तो हम जानते हैं कि मध्य अटलांटिक कटक विश्व का सबसे बड़ा कटक है जो अमेरिकन प्लेटों प्रशांत प्लेटों के दूर जाने से हुआ है। तो ये आपका सी आंसर भी नहीं होगा। प्रशांत महासागरीय प्लेट एवं फिलीपींस के बीच की सीमा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। नजका प्लेट और महासागरीय प्लेट, तो नजका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट इसका आंसर आएगा क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में जो हो रहा है वो आपको जो ट्रांसफॉर्म की पोजीशन है वो यहां पर आपको देखने को मिलती है। तो दोनों प्लेटों के बीच में कौन सी है? ट्रांसफॉर्म की पोजीशन देखने को मिलती है। ए स्मॉल कैरोलिना प्लेट इज लाइज बिटवीन। तो कैरोलिना प्लेट किसके बीच में स्थित है? तो कैरोलिना प्लेट कहां पर स्थित है? तो कैरोलिना प्लेट आपकी अटलांटिक प्रशांत फिलीपींस और इंडिया के बीच में है। तो ये बी आंसर लगा लेना इसका। फिलीपींस प्लेट और इंडियन प्लेट के पास में आपको कैरोलिना प्लेट मिल जाएगी। इसका थोड़ा सा डाउट है कैरोलिना में भी, इसको देखें एक बार। कैरोलिना प्लेट को एक बार आप लोग चेक करो। कैरोलिना प्लेट मुझे प्रशांत में लग रहा है।
इसको एक बार देख लेना, ये कैरोलिना प्लेट का अभी इसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे इसमें कि ये कहाँ पर हो सकती है। थोड़ा सा इसको क्लियर करके आप लोग आंसर करेंगे कि कैरोलिना प्लेट कहाँ पर स्थित है। कैरोलिना प्लेट की पोजीशन एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो फिलीपींस और इंडियन मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो फिर भी एक बार देख लेना आप लोग। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक आइलैंड आर्क ट्रेंचेस आर फॉर्म्ड। तो जब भी आइलैंड आर्क की बात आती है याद रखना, तो आइलैंड आर्क आपको कहाँ पर मिलते हैं, तो जो एशिया प्लेट है, जो यहाँ ये कह सकते हैं जो यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जब इस साइड आती है और यूरेशियन प्लेट के इस साइड जो प्लेट है वो आपकी पैसिफिक प्लेट है, यानी कि यहाँ पर पूरे का पूरा जो पैसिफिक ओशियन है, एशिया की साइड क्या पैसिफिक ओशियन है। लेकिन इन प्लेटों का जो मार्जिन है, यानी कि ये जो प्लेट है पूरी की पूरी यूरेशियन प्लेट, इसका मार्जिन यहाँ पर है। तो यूरोप तो यहाँ पर है लेकिन इसका मार्जिन यहाँ पर है। तो ये प्लेट जब यहाँ से मूवमेंट करके इस दिशा में आती है और इधर से ये टकराती है, तो दोनों प्लेटों के अंदर क्या होता है, एक तरीके का अभिसारी संचलन देखने को मिलता है, कन्वर्जेंट मूवमेंट देखने को मिलता है। और इस कन्वर्जेंट में क्या होता है बेटा, जब भी ये कन्वर्जेंट देखने को मिलता है तो इस प्लेट का मार्जिन भी ओशनिक है, इस प्लेट का मार्जिन भी ओशनिक है, यानी कि ये जो कन्वर्जेंट है ये O प्लस O यानी कि महासागरी महासागरी प्लेटों के बीच में देखने को मिलता है। और दूसरा यहाँ पर याद रखना, जब भी ये कन्वर्जेंट यहाँ पर होगा दोनों प्लेटों के बीच में, तो जब ये दोनों प्लेटों के बीच में कन्वर्जेंट होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ज्वालामुखी क्रिया होती है। और इसी ज्वालामुखी क्रिया से क्या बनते हैं, द्वीप बनते हैं। और द्वीप ये गहरे सागर में बनते तो पानी में डूब जाते, लेकिन ये एशिया के लगभग 10% अंदर जाएंगे पानी में, तो वहां पर मिलेगा पैसिफिक के 10% एरिया में। तो यहाँ पर गहराई कम होने के कारण द्वीपों का पूरा चाप आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो ये महासागरीय प्लेटों का अभिसरण आंसर लगा सकते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा कि ये जो अभिसरण है ये किसका, महासागर और महासागरीय प्लेटों का है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर कॉन्टिनेंटल प्लेट ऑफ द वर्ल्ड। तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट हमारी मेजर प्लेट है, ये भी हमारी मेजर प्लेट है, अंटार्कटिका के आसपास की मेजर प्लेट है। ये आपकी छोटी प्लेट का उदाहरण है अरेबियन प्लेट, तो डी आंसर लगाएंगे क्योंकि मेजर प्लेट हमारी केवल 7 मिलती हैं। विच इज प्लेट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडीज माउंटेन अलोंग द साउथ अमेरिका। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि साउथ अमेरिका के साथ किस प्लेट का फॉर्मेशन है, वो नजका प्लेट का आपको फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला है विच आर द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, श्रीलंका, ये सऊदी अरबिया इंडियन प्लेट से संबंधित नहीं है, तो आप यहां पर सी आंसर लगा लेंगे। अगला है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सागर नितल प्रसार के साक्ष्य पर आधारित है। तो ये सही है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि समुद्र नितल का जो विस्तार होता है तो उसी आधार पर प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत वर्क करता है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपि चौन के द्वारा किया गया था। ये लिपि चौन पता नहीं कहां से आ गया, ये परिकल्पना हैरी एस के द्वारा दी गई थी। तो आपका सही आंसर हैरी एस आना चाहिए, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका जो कारण है वो गलत है, कथन सही है। तो ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो सही आंसर क्या लगाएंगे 51 का। तो 51 का सही आंसर आपको क्या लगाना है, सी लगाना है। अगला क्या, अपसारी प्लेट सीमाओं पर शांत ज्वालामुखी उद्गार होता है, यानी कि जब भी डाइवर्जेंट होते हैं वहां पर जो वल्केनो आते बहुत ज्यादा सडन नहीं आते, सिंपल आते, क्विक आते। मध्य महासागरीय कटकों से महासागरीय क्रस्ट विपरीत दिशाओं में गतित होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या यहाँ पर सही हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है लेकिन स्टेटमेंट की व्याख्या सही नहीं है। अपसारी प्लेट किनारों द्वारा सागर नितल प्रसरण होता है, तो यह सही है कि जब भी अपसारी संचलन होगा तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, सागर नितल का विस्तार होगा। रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। तो जो फॉल्ट है वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन से बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, दोनों विपरीत हैं, तो सी आंसर फिर से लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा एक अपसारी प्लेट सीमा से संबंधित नहीं है, यानी कि डाइवर्जेंट से संबंधित नहीं है। तो डाइवर्जेंट जब भी होता, जब भी डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट से अंदर का मैग्मा बाहर आएगा तो क्रस्ट पर नई स्थलाकृति का निर्माण होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अधिक घनत्व वाली प्लेट का क्षेपण, देखो जब भी
प्लेटें दूर जा रही है। एक तो ये कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो डाइवर्जेंट में छेपड़ नहीं होगा, छेपड़ हमेशा कन्वर्जेंट में होता है। ओशनिक रिज का फॉर्मेशन होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, तो बी आंसर कर सकते हैं। तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा। तो यहां पर किसी भी प्रकार का सबडक्शन नहीं होगा। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, आइसोस्टैटिक रिबाउंड थ्योरी, रेडियो एक्टिव थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो आपका हैरी एस से संबंधित है, तो ए का 2 होगा। तो ए का 2 यहां पर दिया हुआ है, तो पहला ही आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा। तो पहली बार में ही पहला आंसर हमारा निकल कर आ गया ए, बाकी की जरूरत नहीं है। फिर भी सॉल्व करके देखते हैं कहीं गड़बड़ ना हो, तो चेक करना हमें जरूरी है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये वैगनर की है, तो यहाँ पर 1 मैच कर रहा है, तो 2 जब मैच कर गए हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। आइसोस्टैटिक जो रिबॉन्ड थ्योरी है ये रीड की दी गई थी, तो ये जो सिद्धांत है ये रीड के द्वारा दिया गया है, और इसी रीड की आइसोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर भूकंप की व्याख्या भी की गई है। तो भूकंप के कारणों में जब हम पढ़ते हैं तो भूकंप या ज्वालामुखी के कारणों में एक कारण पढ़ा जाता है आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट। तो ये जो रीड का सिद्धांत है आइसोस्टैटिक रिबॉन्ड थ्योरी। और बचा कौन सा, जोली का, ये रेडियो एक्टिव आ जाएगा। तो ए आंसर आपका यहां पर सही होगा। तो ये तो था बेटा आज की क्लास के आपके क्वेश्चंस, और हमने बहुत सारे, आज हमने सारे के सारे जितने भी पॉसिबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए। कोई भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चंस में जो हमने डाउट के लिए आपको छोड़ा है, तो उनको एक डिबेट का इशू नहीं बना लेना कि सर ने ये नहीं बताया, मैंने इसलिए छोड़ दिया है कि हम गलत ना करें। कम से कम मैं इसलिए आपको देखता हूं कि गलत करने से अच्छा है कि आप उसको एक बार चेक करके उसको सही से आंसर कर पाए, ठीक है। और अगली क्लास के अंदर हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। पहला टॉपिक कॉन्टिनेंटल और प्लेट टेक्टोनिक हमने एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।